हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कक्षा 10 का पहले लेसन को आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए, इसमें कुछ हम तथ्यों, आंकड़ों और इसके बारे में वास्तविक संख्या या इस चैप्टर में जो भी छोटे छोटे पॉइंट आते हैं उसको बताएंगे। अगर उसको आप बारीकी से समझ लेते हैं ना, तो इस चैप्टर में जो भी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही है और कुछ है नहीं, तो उसको करने में कुछ मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए हम कैसे करेंगे इसको, जैसे जैसे हम अभ्यास को शुरू करेंगे। जैसे 1.1 हुआ तो 1.1 का जो भी उसका थ्योरी होगा उसको पहले समझा देंगे, करवा देंगे। उसके बाद से दूसरे 1.2 का जो भी होगा उसको समझाएंगे। ठीक है, तो बस आप एक काम कीजिएगा कि पढ़ते समय कापी कलम लेकर पढ़ा कीजिएगा और जो भी हम महत्वपूर्ण जानकारी दें उसको लिखा कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। चलिए तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखते हैं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को रोककर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले इस जो भी 6 तथ्य है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि देखो जब हम क्वेश्चन हल करेंगे ना तो इसमें से पूर्णांक, पूर्ण, ये सब पूछ देता है कि इतनी संख्या है, कुछ कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि हम आपको क्या बताए थे। देखिए, होता क्या है कि एक अंक होता है। अंक कोई पूछ देता है कि बताइए, आप मैथ तो पढ़ते हैं, अंकों की संख्या कितनी होती है? पूछ सकता है कोई भी कि अंकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए होता क्या है कि अंकों की संख्या होती है 10। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेकर 9 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9। सर जी, ये अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो सर जी हमको ये बताइए कि 0 से लेकर 9 तक ही क्यों होती है? मन में डाउट आया होगा कि सर जी 0 से लेकर 9 तक ही क्यों होता है, 10 क्यों नहीं होता है? तो हम आपको बता दें, जैसे ही हम 10 लिखेंगे तो देखो ना, 0 और 1 का ही तो रिपीट हुआ है। तो बोलेंगे जी सर। उसके बाद से 11 लिखेंगे तो 1 रिपीट हुआ है। कुल मिलाकर जो हम लोग का अंक होता है वो 10 ही होता है। इस 10 से ही संख्याओं का निर्माण होता है। इस 10 से ही हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो एक हम छोड़ दिए संख्या। देखो संख्या होता क्या है? संख्या ये होती है कि अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर जो ये हमारे ये 9 अंक है ना, 10, ये जो 10 अंक है, इसी 10 अंकों से मिलकर संख्याएं का निर्माण होता है। और संख्या की संख्या अनंत होती है, क्योंकि 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या, 5 अंक वाली संख्या, मतलब संख्या की संख्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि इतनी ही होती है। कुल मिला के इसको हम एक भाषा में कह सकते हैं कि संख्याओं की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, ये संख्या हो गई। तो संख्या समझे ना, किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगली हम लोग का कौन सी? प्राकृत संख्या। ये देखो प्राकृत संख्या होती क्या है कि प्राकृत संख्या ये है, जब ये प्राकृत कैसे नाम पड़ा? जैसे मैं आप तो जानते होंगे कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किए थे, लेकिन इससे शून्य का तो खोज आर्यभट्ट ने किए थे। तो क्या आर्यभट्ट तो आज से कुछ सालों के, मतलब कुछ वर्षों के, 1000 मतलब 100 ले ले, 200 वर्ष ले ले, ऐसे कुछ पीछे के हैं। लेकिन क्या इससे पहले संख्या मतलब किस चीज़ को काउंट नहीं किया जाता होगा? कौरव पांडव के समय से उस समय तक काउंट किया जाता होगा। तो हाँ, तो हमको ये नहीं पता है कि 1 का खोज किसने किया, 2 का खोज किसने किया, 3 का खोज किसने किया। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि ये जो प्राकृत है, होता है ना, कृत्रिम संख्या प्राकृत संख्या में, इसे सुने होंगे, कृत्रिम वस्तु प्राकृत वस्तु। तो हम लोग मान लेते हैं कि प्राकृत द्वारा ये सब जो भी संख्याएं हैं उत्पन्न हुई हैं। इसी वजह से इसका नाम दिया गया हम लोग कौन सा? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याएं जो होती है ना, 1 से लेकर, प्राकृत संख्याएं जो होती है 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती है। 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। ये जो प्राकृत संख्याएं होती है, कोई पूछ सकता है कि बताइएगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या? 1 से लेकर
अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। हमारे वीडियो को पॉज कर करके बीच में रोक रोक कर जो हम परिभाषा बताए उसको लिख लिया करो। ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे ना, तो जिस दिन आप किताब ख़त्म करेंगे तो उस दिन आपको पता चलेगा कि हमने ऑनलाइन से भी इतना बेहतर पढ़ सकते हैं क्या। आप जो जो हम बोले उसको नोट से बनाते चलिए, ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका और एक डेफिनेशन होता है कि गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में किसी भी चीज़ को काउंट करते होंगे या गिनते होंगे तो शुरुआत 1 से करते होंगे, 0 से तो करते नहीं है। शुरुआत किससे करते हैं, 1 से करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को। तो इससे हम प्राकृत संख्या को यह भी बोलते हैं कि गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं, या 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। चलिए अगली पॉइंट आई किसका, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता क्या है कि जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया गया, प्राकृत संख्या के समूह में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया गया तो जो यह समूह बना, इस समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में ये मतलब प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो जो यह समूह बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या, शून्य से लेकर अनंत तक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक देखो अभी तक हमने जो भी जिक्र किए इसमें तो माइनस वाली संख्या को अभी जिक्र नहीं किए, लेकिन जब पूर्णांक हम पढ़ेंगे तो इसमें शून्य वाली संख्या का भी जिक्र करेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि शून्य से जब हम इस साइड जाते हैं ना तो धनात्मक मान होता है, शून्य से इस साइड जाते हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे में कहाँ तक, अनंत तक, ये होगी ना। अब शून्य से जैसे ही हम इधर आते हैं तो निगेटिव मान प्राप्त होता है, ऋणात्मक। शून्य से उधर जाने पे धनात्मक मान प्राप्त होता है और शून्य से इधर आने पे ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, -1 -2 -3 -4 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो ये जो हमारा समूह है इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये देखो हमने क्या किया, अगर हम इसको हटा दें तो सर जी ये तो हमारा क्या उनसे संख्या हो गई, प्राकृत संख्या। सर जी अगर हम इसको हटा दें तो ये तो प्राकृत संख्या तब बोल सकते हैं, लेकिन सर जी बीच में माइनस आ गया है। प्राकृत संख्या बोल सकते हैं लेकिन बीच में क्या आ गया है, माइनस। तो देखो करेंगे कुछ नहीं, सर जी ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, बीच में शून्य आ गई, ये धनात्मक हो गई, ये ऋणात्मक हो गई और बीच में शून्य आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ऐसे कि देखो कैसे बोलेंगे कि सर जी शून्य धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोले, शून्य धनात्मक प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। कौन सी, शून्य धनात्मक प्राकृत संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक बोलते हैं। अब चलिए आते हैं परिमेय संख्या पे। देखिए परिमेय संख्या होता क्या है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे हम p/q का रूप में लिख सकते हैं। p का अर्थ होता है अंश और q का अर्थ होता है हर। सर जी अंश बटा हर यही ना होगा। और तथा ये जो नीचे का q है ना कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये नीचे का जो q है, तो देखो इसको डिफिनेशन कैसे होता है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू शून्य हो। कहने का मतलब सर जी वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जैसे हम बोलेंगे तो 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, -7/8 ये एक परिमेय संख्या है, 5 यह भी एक परिमेय संख्या है। कहेगा सर जी अंश बटा हर में आप कहे थे ऊपर ही है, नीचे तो कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि देखो ना इसके बटा में कुछ नहीं तो एक हम लगा सकते हैं, तो इसको तो परिमेय संख्या बोल सकते हैं ना जी। देखो जब हम 8 में थे, 8 में कर रहे हैं कि 9 में थे हम लोग,
तो हमको सर जी बताए थे, या पहले ही चैप्टर का आपका जो अभ्यास था ऐसे ही था, उसको क्वेश्चन पूछा गया था कैसे कि क्या क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, तब बोले थे हाँ। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होता है, तो बोलेंगे हाँ। क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, बोलेंगे हाँ। ठीक है, जैसे ही इसका उल्टा पूछता तो नहीं, पूछता था क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो बोलेंगे नहीं। क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं। सभी परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, नहीं। मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इसमें वैसा नहीं है, लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गई हम लोग का परिमेय संख्या। वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। देखो एक शून्य अगर मान लेते हैं, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा भी हम शून्य लगा सकते हैं। अब देखो आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या पे, तो इसका भी डिफिनेशन कुछ ऐसा ही है। और कहीं भी अगर आगे दिख जाए ना तो वो शायद अधिकांश में नकारात्मक भाव देता है। जैसे हम लोग परिमेय तो जानते हैं, लग गया तो परिमेय में हम लोग पढ़े थे वे संख्या जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल टू शून्य हो। इसमें भी वही कहेंगे कि वे संख्या जैसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते थे, इसमें नहीं लिख सकते हैं। पूछोगे कि सर जी लिख क्यों नहीं सकते हैं, ये बताइए ना। तो हम कहते हैं कि देखो जब ये परिमेय संख्या हम लोग पढ़े थे, तो जैसे हम ऐसे कह दें, ऐसी कोई संख्याएं हैं, तो हम लोग पढ़े कि जितने अंकों बाद दशमलव होता है ना, तो दशमलव को हटाने के लिए एक लगाकर जितना अंक बाद दशमलव हो उतना शून्य लगा लो, कटता है तो काट लीजिए, उसकी बात कुछ अलग है। देखो तो ये p/q के रूप में लिखा गया ना, अंश बटा हर के रूप में, ऐसे ही। लेकिन जब सर जी हम लोग ऐसे संख्या कुछ लिख दें, ऐसे लिखते लिखते इसके बाद से डैश 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 करते हम चले जाएं, तो हमको अब ये नहीं पता है कि सर जी 2, 8, 3, 2 के बाद से हम कितने शून्यों की संख्या लगाएं, कितने शून्यों की संख्या लगाएं। इसी वजह से ऐसी कभी मान के लिए यह डिफिनेशन हम लोग पे लागू होता है कि वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर दशमलव लगाने के बाद से कुछ संख्या लिखा जाए, उसके बाद से डैश डैश करते 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 और संख्याएं, इसका अर्थ ये है कि जब हम इसको भाग देते होंगे तो और संख्या आती ही जाएगी आगे तक। तो ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या बोले थे। तो आप कभी बोल सकते हैं कि सर जी जैसे हम ऐसे लिख दिए कि 2.31131 डैश 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 डैश, तो क्या ये भी एक अपरिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे नहीं। कभी संख्याएं अगर रिपीट हो रही है सेम कंडीशन में तो वो परिमेय होता है, उसे हम p/q के रूप में 9 में बदले थे। p/q के रूप में जैसे में किसी संख्या के ऊपर बार लग जाए, देखो ना 31313131 बार बार आ रही है, तो 31 के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो ये हम लोग की जो संख्या हो जाएंगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। कहने का मतलब जिसको हम नहीं लिख पाते हैं यार p/q के रूप में, ऐसी संख्या को तो हम लोग हल किए थे क्लास 9 में, हम लोग हल किए थे। जितनी संख्या रिपीट होती है उतने से हम लोग गुणा करते थे, एक संख्या रिपीट होती है 10 से गुणा करते थे, दोनों पक्ष में ऐसे कुछ किए थे। नहीं अगर नहीं पता होगा तो 9 में जाकर प्ले लिस्ट में होगा, 9 कक्षा 9 मैथ बाई मनो सर, उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आओ। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे में सर जी 3.2213 कुछ डैश 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 ऐसे आ रहा है, तो ये भी एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होती है, वे परिमेय होती है। पाई का मान 22/7 होता है, वे परिमेय होती है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो और इसका एक डिफिनेशन देते हैं अपरिमेय संख्याओं को। वे संख्याएं जो रूट के अंदर हो, वे संख्याएं, इसे करणी बोलते हैं ना, करणी के अंदर या रूट के अंदर हो तथा वे पूर्ण वर्ग न हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। हमने क्या बोला कि वे संख्याएं जो रूट के अंदर हो, करणी के अंदर हो, वे संख्याएं जो रूट के अंदर हो, करणी के अंदर हो तथा यह पूर्ण वर्ग न हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में सर जी हम कह दें कि √2, तो देखो ना 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग तो नहीं ना है, तो सर जी ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। √3
सर जी ये भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन जैसे ही हम √4 लिखते हैं, सर जी ये भी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 तो 2 का पूर्ण वर्ग है ना, इससे बाहर 2 निकल जाएगा, 2 का बाटा 1 लगा कर हम इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि रूट में तो संख्या हो, लेकिन वे किसी का पूर्ण वर्ग ना हो, किसी का पूर्ण वर्ग ना हो, तो वे कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ गए? 2 डिफिनेशन। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या वे संख्याएं जिसे हम रूट में लिखते हैं, करणी में लिखते हैं, तथा वे किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको 10 में अभ्यास 1.3 शायद है, 3, हाँ 3 या 2 होगा, नहीं 3 ही होगा। 3 में ऐसा क्वेश्चन को इसको कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आता है 2 नंबर या 4 नंबर का, 2 या 4 नंबर का कहीं नहीं जाता है, ये क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, तो इसको जब करवाएंगे उस समय बताएंगे। तो ये अपरिमेय संख्या बताएं। उसके बाद से हम लोग का जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उस पर आते हैं। देखो तो वास्तविक संख्या कुछ है नहीं, परिमेय समझ गए और अपरिमेय समझ गए तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं है। देखो परिमेय में p/q के रूप में लिखे थे, अपरिमेय में p/q के रूप में नहीं लिखे थे। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय भी हो, वास्तविक संख्या में होगा क्या? परिमेय भी, परिमेय और अपरिमेय, अगर दोनों है, कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोले हम? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ये जो भी हम बताए हैं इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो हम जो बताए उसको याद कर लीजिएगा। देखो एक बार रिवाइज कराते हैं। पहले डाले थे अंक हम बोले थे अंकों की संख्या 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। फिर से बोले थे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं, या गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग आए पूर्ण संख्या में। सर जी शून्य से लेकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बोलते हैं, शून्य से लेकर अनंत तक संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, या प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसके समूह को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक में सर जी शून्य, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद से हम बताएं परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़े अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या होती है, या वे संख्याएँ जो करणी या रूट के अंदर हो, करणी रूट में हो और वे पूर्ण वर्ग ना हो तो वे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या को कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा। हम छोटा सा आपको थोड़ा सा भाग सिखाने का प्रयास करते हैं, छोटा सा, क्योंकि अगले जो चैप्टर है HSCF निकालने के लिए 1.1 आज से तो शुरू नहीं करेंगे, अगले दिन से शुरू करेंगे। लेकिन कुछ हम आपको बताते हैं, जिससे में देखिए हम यहाँ पे आपको भाग करवाते हैं यहाँ पे इतने में, ठीक। फिर से हम आपको यहाँ पे भाग करवाते हैं इतने में, फिर से हम आपको भाग करवाते हैं इतने में, ठीक। वाह, कहोगे कि सर जी हम 10 में आ गए, आप इतने छोटे छोटे भाग करवाएंगे? हम कहेंगे कि हाँ करवाएंगे, आवश्यक है। तो हम आपको जोड़ घटाना भी सिखाएंगे, भाग की तो बात अलग है। चलो आओ देखो हम करेंगे क्या इसको, कि हम भाग जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सर जी
इसका पहाड़ा आप पढ़िए कि इतना आ जाए, इतना से कम आए, इससे अधिक ना जाए। तो हम लोग 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे ही उसके बाद से ऐसे इसको उतारेंगे, छोड़ दें, हो गया। इससे कम हो गया नहीं। जब कभी भी ऊपर से उतारो ना, तो अगर इससे छोटा है, इससे क्या है छोटा है, तो कम से कम एक बार 0 बार तो लेकर जाया करो। 0 बार तो 0 एकम 0 घटाएंगे तो 1, अब जाकर सही है। ठीक है, अब देखो 5 का पढ़ा पढ़िए कि इतना आ जाए, इतना से कम है, इतना से अधिक ना है। तो सर जी 5 5 25, ये भी क्या हो गया, कट गया। अब देखो तो हमने क्या कहा कि 6 का पढ़ा पढ़िए कि 5 आए, 5 से कम आए, 5 से अधिक ना जाए। तो कहेंगे सर जी 6 का पढ़ा पढ़ेंगे एक बार भी तो 6 आएगा, 5 कहाँ से आएगा, आप ऐसे क्वेश्चन क्यों दे दिए। हम कहते कि देखो जब हम छोटे थे तो हमसे ऐसे पहाड़ा पढ़वाया जाता था, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ऐसे पढ़ाया जाता था। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे जो 5 रुपये वाला कापी होती थी या 10 रुपये वाली, उससे इससे पहले भी एक पहाड़ा दिया था 5 गुणे 0 बराबर 0, ऐसे ऐसे होती थी, नीचे पढ़ता जाता था। कहने का मतलब जब हम 6 एकम 6 पढ़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो आप 6 को 0 बार लेकर जाइए। 1 से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, 0 को भूल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो हम 0 बार भी लेके जा सकते हैं। तो जब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, तो सर जी 6 इससे इसमें गुणा करके यहाँ लिखते हैं ना, 0 एकम 0 आया 5। देखो हम आपको बताना क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम आपको बताना क्या चाहते हैं यहाँ पे। देखिए आप एक पढ़े होंगे क्या सर जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। ये एक आप सूत्र कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े होंगे। क्या हम बोले, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। देखो होता क्या है सर जी, भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है जिसमें हम भाग देते हैं, जिसमें हम भाग देते हैं। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। भागफल क्या होता है, ऊपर जो फल होता है। शेषफल क्या होता है, नीचे जो प्राप्त होता है। ये अगर हम इसको हल करके अगर ये आ जाता है तब तो हम लोग के आंसर सही है, अन्यथा हम लोग का आंसर क्या है, गलत है। देखो तो 10 दूनी 20, 20 एक 21, तो ये हमारा क्या था, आंसर था, मतलब कुछ क्वेश्चन इसे हल किए। ऐसे ही इसको भी हल करेंगे तो हम लोग का रखेंगे अगर इसको, तो सर जी ये तो पहला था, दूसरा को अगर हम रख रहे हैं तो होगा क्या सर जी, भाज्य है 25, भाजक है 5 और भागफल है 5, अब प्लस शेषफल कितना आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया तो क्या आया जी, 0 हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे 0, तो देखो तो 5 5 25, 25 में 0 जोड़ेंगे 25 ही होगा ना, तो ये हमारा दूसरा हो गया। फिर से हम तीसरा जो हम आपको बताए थे वहाँ पे कि सर जी तीसरा, तो हम करेंगे क्या, भाज्य तो 6 था, कितना था 6 था, हमने क्या कहा, नहीं 5 था ना, 5 भाज्य 5, सर जी भाजक 6 गुणे 0 और प्लस 5, ये इस रूप में हो गया। देखो ये हम लोगों का, तो ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और एक बार बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा कुछ मतलब ये सूत्र था। इसी को एक गणितज्ञ थे यूक्लिड महोदय, तो उन्होंने इसी को थोड़ा छोटा रूप दिया, उन्होंने इसी को छोटा रूप दिए, तो उन्होंने इसी रूप को उन्होंने ये कहा कि A बराबर BQ प्लस R, उन्होंने इसी को लिखा A बराबर BQ प्लस R, और एक बार बोलिए A बराबर BQ प्लस R। देखो हुआ था क्या कि ये तो दिए, उन्होंने ये बताए और कुछ यहाँ पे कुछ बताए,
उन्होंने ये कहा कि जो ये आर का मान है ना, आर का मान, ये आर है सॉरी, आर क्या है? शेषफल। तो शेषफल जो हमारा है, देखिए ना, इससे तो छोटी है, इससे तो छोटी है, और इससे क्या है? छोटी है। तो कहने का मतलब सर जी पहले हमको इस रूप में इसको लिख कर दिखाएं। हम कहते हैं क्या, ये देखो, ये जो हमारा है, हमने क्या कहा, ए भाज्य है तो यहाँ पे ए भाज्य, बी भाजक है तो यहाँ पे बी, क्यू हम लोग का भागफल है तो यहाँ पे क्यू, और शेषफल है तो यहाँ पे जो आएगा ये आर हम लोग का शेषफल है। तो उन्होंने ये कहा, यह हमको यहाँ पे दिख भी रहा है, उन्होंने ये कहे कि ये जो आर का मान है ना, बी से तो हमेशा छोटा होगा। उन्होंने ये कहा कि आर का मान है ना, बी से हमेशा छोटा होगा। खूब हो सकता है तो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, देखो जीरो होगा नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो उन्होंने ही ये कहा कि ये जो आर का मान है ना, खूब होगा तो नहीं तो जीरो होगा, आर का मान नहीं तो जीरो होगा, नहीं तो जीरो से आर का मान जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। आर का मान जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। ये आर का मान है, जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। नहीं तो उन्होंने और एक बार कहा कि ये जो आर का मान है बी के मान से हमेशा छोटा होगा। आर का मान बी के मान से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो उन्होंने इन तीनों रूप को एक ही रूप में कहा। यहाँ पे ये जो आर है ना, खूब हो सकता है तो ये आर हो सकता है, नहीं तो बराबर होगा, नहीं तो क्या होगा? ये जो आर का मान है जीरो से बराबर होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा होगा। आर का मान है जीरो का बराबर होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, नहीं तो ये जो आर है बी से छोटा होगा। ये तीनों रूप को उन्होंने एक ही रूप में कह दिया कि क्या, कि ये जो आर का मान है ना, नहीं तो बराबर हो सकता है जीरो के, नहीं तो आर का मान जीरो से बड़ा हो सकता है, नहीं तो आर का मान बी से छोटा हो सकता है। बी से छोटा हो सकता है, बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा, नहीं तो बड़ा होगा तो उसको हम एक बार और लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग का, इसी को हम लोग बोले थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये हम लोग का पहला प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या बोले? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर जीरो, आर खूब हो सकता है तो जीरो के बराबर होगा, नहीं तो आर का मान जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। ये यूक्लिड प्रमेय का है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपके लिए ये आवश्यक है और ये आवश्यक है। ये तो हम जैसे ही आपको उदाहरण सिर्फ आर को दिखाने के लिए हम बताए थे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी का इस चैप्टर में प्रयोग है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 5-6 बार बोलेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। या ये याद है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम भाग विधि से HCF निकालना सीखेंगे। कल सीखेंगे कि सर जी HCF होता क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते कहाँ हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसको याद कर लिए होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर कभी भी जीरो हो, खूब हो सकता है तो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा आर का मान। तो ये था हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, आमंत्रित क्या कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए इतना से तो कर ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।